बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे अकेडमी। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.5 मैट्रिक क्लास की। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है, टोटल डिस्क्रिप्टिव है। तो बेटा अब हम यहाँ से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इनको पढ़कर एक तस्वीर बनाएंगे। तस्वीर बनाने के बाद हम जो भी पूछा जाएगा वो हमने बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है कि एक दरख्त है वो ग्राउंड से मतलब किसी एक पॉइंट से 50 मीटर दूर लगा हुआ है। क्योंकि सड़क पर वही एक जमीन है ना, तो अगर इस पॉइंट को मानते हैं ना, इस पॉइंट से 50 मीटर दूर, ठीक है ना, 50 मीटर के डिस्टेंस पर क्या लगा हुआ बेटा, एक ट्री लगा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए हम बता देते हैं कि ये 50 मीटर है। कितना बेटा, ये 50 मीटर है, ठीक है। देखिए वापस मैं आपको बताऊं, अ ट्री इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस एक पॉइंट से 50 मीटर दूर एक क्या लगा हुआ बेटा, एक दरख्त लगा हुआ है, ठीक है ना। एक दरख्त इसी तरीके से बनेगा वर्टिकल, ठीक है। अब कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑफ 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बेटा, किसका, दरख्त का, टॉप से, ये जो बेटा आपका बना हुआ है ना, ये कितने का बना हुआ है, 30 डिग्री का। कितना बेटा, ये 30 डिग्री का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लगा देंगे 30 डिग्री, क्या लगा देंगे, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमने क्या बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपने हाइट बतानी है ट्री की। बेटा ये आपको बताइए, आपका 90 का एंगल हो जाएगा, राइट एंगल, ठीक है। नाम भी दे सकते हैं आप, कोई भी नाम दे दें, AC भी दे दें या ABC दे दें, कोई मसला नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास नाम का नहीं कहा गया कि क्या देना, वो आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से 50 मीटर दूर एक दरख्त लगा हुआ था, ठीक है ना। वो कहते हैं कि इसका टॉप ऑफ द ट्री, यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री का, ठीक है। वो 30 डिग्री हमने बना दिया। अब कहते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बेटा ट्री ये था ना, तो इसकी हाइट कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से पता चलेगी। यहाँ पे हम लिख देंगे x लिख दो या h लिख दो, जो भी आपने लिखना है। अननोन एलिमेंट को आप कोई सभी वेरिएबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने बेटा क्या करना है कि इस तस्वीर को सॉल्व करना है। देखें इस एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। लेकिन हाइपोटेन्यूस का हमारे पास काम ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस में ना कोई वैल्यू है ना ये पूछी गई है हमसे। और ये हमारे पास है बेस, क्या है ये, बेस। देखें इस एंगल के हिसाब से ये सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए जिसमें ये दोनों साइड आ जाए, मेरे ख्याल में 10 लगा सकते हैं ना। 10 में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 30 डिग्री, कौन से एंगल से देख रहे हैं हम तस्वीर को सॉल्व करने के लिए, 30 डिग्री से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल में सामने है हमारे पास, परपेंडिकुलर में क्या है बेटा, चलें लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है, साइन 30 डिग्री के, और 10 30 डिग्री के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है। तो हमने लिखा बेटा 10 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/रेडिकल 3 के। 10 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/रेडिकल 3 इक्वल, परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर में हमारे पास है x। तो मतलब जो हमें हाइट नहीं पता वो हम x लगा देंगे, और बेस में हमारे पास क्या है 50, तो यहाँ पर बेटा हम लगा देंगे 50। अब क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x को मल्टीप्लाई करवाते हैं रेडिकल 3 से और 50 को करवाते हैं 1 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा x रेडिकल 3 इक्वल 50/50, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू को मालूम करेंगे तो आ जाएगा 50/रेडिकल 3। देखें इतनी में तो आप लोगों को आती है, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो x इक्वल, अच्छा इसको म्यू भी लिख सकते हैं, 50 का 50, ठीक है। और रेडिकल 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड उसके आगे भी है, लेकिन हम इतनी 3 डिजिट लिख लेते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। आप अगर कैलकुलेटर में रेडिकल 3 की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा 1.732। अगर आप 50 को रेडिकल 3 से डिवाइड करें तब भी वही आंसर आएगा, अगर 50 को 1.732 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आएगा 28.86, 28.86 और फिर आगे वापस क्या है 8 है, ठीक है ना, मीटर, क्योंकि मीटर में हमें ये वैल्यू दी गई थी तो इसका जवाब भी हमारे पास मीटर में आया है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए एक दफ़ा मैं फिर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए अ ट्री इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट से, ग्राउंड के, जमीन के किसी एक पॉइंट से बिना 50 मीटर की दूरी पर एक दरख्त लगा हुआ है। वो एक दरख्त हमने यहाँ पर बना दिया तस्वीर में, ठीक है। अब कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। जो टॉप ऑफ द ट्री है ना, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑफ 30 डिग्री। उस पॉइंट पर 30 डिग्री का, वो हमने लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई मालूम करनी है, कितनी ऊंचाई का है वो दरख्त, वो हमने यहाँ पर x लगा दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जस्ट हमने एक चीज मालूम करनी है, वही हम बताएंगे। इस तस्वीर के अंदर देखें 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। 8.4 में हमने ये सारी चीजें मालूम की थी, बट यहाँ पर जो पूछा जाएगा जस्ट हमने वही बताना है। जब हमसे क्या पूछा गया है कि आपने इसकी ऊंचाई बतानी है, हाइट बतानी है, तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, 10 यूज किया, क्योंकि 10 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों आती हैं, तो हमने लगा दिया 10 बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, वो हमने यहाँ लिखा। और 10 है 30 डिग्री के एंगल से हमने लिया, तो 10 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/रेडिकल 3, P/B मतलब पर अपॉन बेस, तो बेटा पर में आ रहा है हमारे पास x,
और बेस में आ रहा है 50। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ गया। फिर रेडिकल 3 को हम डिवाइड में लेकर आ गए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में अगर आप लिखेंगे 50 अपॉन रेडिकल 3, अगर डायरेक्ट रेडिकल 3 लिखेंगे ना साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तब भी आपका जवाब यही आएगा। अगर आप 50 को डिवाइड करवा देंगे 1.732 से, तब भी आपका तकरीबन ये जवाब यही आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑन द बैंक ऑफ अ सी देयर इज अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई। ऑन द बैंक ऑफ अ सी, बैंक ऑफ अ सी पर बेटा क्या है कि एक आपका लाइट हाउस है, वो कितना है 100 मीटर हाई है। ठीक है ना, यानी ऊंचाई उसकी कितनी है 100 मीटर। मिसाल के तौर पे हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक लाइट हाउस हो गया और इसकी जो ऊंचाई है ना बेटा वो है 100 मीटर। ठीक है ना, उसके बाद हमें कहा गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑफ 45 डिग्री। जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना बेटा शिप का, वो कहाँ से, टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यानी टॉप ऑफ द लाइट हाउस पर, टॉप ऑफ द लाइट हाउस से कितना है 45 डिग्री का है। तो बेटा मतलब एक जो शिप है वो यहाँ पर है ना, बैंक ऑफ शिप, यहाँ पे क्या है, एक हमें शिप बनानी पड़ेगी। ये शिप है और यहाँ से जो बेटा आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो आपका आ रहा है 45 डिग्री का। कितना, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का हो गया, तो ये आपकी जमीन हो जाएगी। ये आप इस तरीके से बना देंगे। ठीक है ना, जाहिर सी बात है जब आपका लाइट हाउस है या कश्ती है वो आपकी कहाँ पर है, समंदर पर है, समंदर में है। ठीक है ना, तो अब बेटा, और ये देखें ये समंदर से बाहर है लाइट हाउस बैंक ऑफ अ सी पर, और ये शिप तो आपको पता है कि समंदर के अंदर ही होगी। तो लेकिन ये जो टॉप ऑफ द है ना लाइट हाउस, यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना उस शिप पर, वो आपका बन रहा है 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा हमेशा ऊपर बनता है, तो आपको फिर वो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आपको फिर दूसरी फिगर यानी वो इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी ये, और फिर आप 100 मीटर हाई इस साइड लगाएंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन आए या एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाए तो आपने बेटा वो सारे एंगल नीचे ही बनाने हैं। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप समझना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, तो बेटा इसकी एग्जांपल में 8.4 के बाद यानी हेडिंग है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो आप वहां से अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर यहीं पर ही एंगल बनाएंगे। ठीक है, इस सवाल के अंदर। तो बेटा अब देखें ये 100 मीटर हाई लाइट हाउस है, यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है शिप पर वो आपका 45 डिग्री का है। अब आगे हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप, यानी हमने डिस्टेंस मालूम करना है किसके दरमियान का, यानी फुट ऑफ द लाइट हाउस, ये जो आपका फुट ऑफ लाइट हाउस है, और शिप के दरमियान का, मतलब इन दोनों के दरमियान में ये कितना फासला है ये हमने मालूम करना। तो बेटा यहाँ लगा देंगे हम x। ठीक है ना, तो ये आपका बेटा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है, और इसको नाम दे देते हैं मिसाल के तौर पे ACB। ठीक है, अब आपने जस्ट ये साइड मालूम करनी है। तो बेटा हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, साइन, कोस या टेन। साइन में ये दोनों आएंगे, कोस नहीं, टेन लगाते हैं। टेन में क्या आएगा बेटा, टेन 45 डिग्री, मतलब यहाँ से देखें तो टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कि टेन 45 डिग्री, कहाँ से देख रहे हैं बेटा, 45 डिग्री से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री बराबर होता है बेटा 1 के, इक्वल परपेंडिकुलर में हमारे पास आ गया है 100 और बेस में हमारे पास आ गया है x। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बन द x और 100 बन द 100। तो बेटा जो उसकी हमारे पास दरमियानी फासला होगा ना शिप का और लाइट हाउस के फुट के दरमियान का, वो भी हमारे पास क्या निकलेगा बेटा, 100 मीटर ही निकलेगा। ये इसका जवाब आ गया। और ये मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको करवा रहा हूँ सवाल, क्योंकि हमारे पास तस्वीर असल है कि तस्वीर होगी तो डेटा हम खुद ही लिख लेंगे यहाँ पर। लेकिन आप इससे पहले भी अगर लिखना चाहते हैं, आप जैसे गिवन या डेटा हम बना रहे थे 8.4 में, तो वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बट ये कि मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए जस्ट आपको तस्वीर बना के उसकी सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा तीसरा सवाल है, अ लैडर 8 मीटर्स लॉन्ग रीच अ पॉइंट ऑन अ वॉल, कि एक सीढ़ी हमारे पास 8 मीटर लंबी है, वो पहुंचती है एक दीवार के किसी पॉइंट पर। ठीक है, सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और वो एंगल बनाती है 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ। ठीक है ना, तो बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप एंड ऑफ द लैडर टच इट। बेटा देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना जमीन पर एक दीवार है। ठीक है, उस दीवार के साथ एक आपकी जो सीढ़ी है वो इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है ना, किसी पॉइंट पर पहुंच रही है। तो ये अगर हम इस तरीके से बना लेंगे तो ये आपकी इस तरीके से बन जाएगी तस्वीर। ठीक है, बेटा क्या कह रहा है कि आपके पास, ये बना लेते हैं, इसको एक नाम भी दे देते हैं ACB का। ठीक है, ये बेटा ये सीढ़ी की बात की गई है, अ लैडर 8 मीटर्स लॉन्ग, ये जो आपकी सीढ़ी ना बेटा वो 8 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है, 8 मीटर लंबी, और यहाँ भी दीवार के किसी पॉइंट पर वो पहुंच रही है। ठीक है ना, वो पॉइंट हमें नहीं पता कि इसकी यहाँ से आगे कितनी लंबाई है। फिर आगे कहता है कि इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, वो आपकी 60 डिग्री का क्या बना रही है बेटा, एक एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें ये कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल, आपने हाइट मालूम करनी है वॉल की, कहाँ पर, कि वेयर द टॉप एंड ऑफ द लैडर टच इट, यानी वो जहां पर छू रही है जमीन से लेकर वहां तक की आपने लंबाई मालूम करनी है, हाइट क्या होगी। ठीक है बेटा,
अब हम क्या मालूम करेंगे, यहाँ से देखें ये आपको एंगल मिल गया, ये चीज़ मालूम करनी है और ये साइड, ये दो साइड आपके पास आ गई। तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, साइन कोस या टेन। साइन में आता है पर अपॉन हाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, साइन लिखेंगे। साइन कौन सी डिग्री, 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बेटा होती है रेडिकल 3/2 के बराबर, ठीक हो गया। परपेंडिकुलर में हमारे पास आ गया है x और हाइपोटेनियस में हमारे पास आ गया है 8। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहीं काट दें इसको। चलो देखें, 2 1 2, 2 4 8। मैंने आपसे बात पहले भी कही थी कि अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए सवाल तो बेटा हम उसको जो है ना कट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 4 8, ये कट हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x 1 x और 4 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 रेडिकल 3। तो ये हो गया 4 रेडिकल 3। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल 4 का 4 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और रेडिकल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 2 8, 4 3 12, एक इधर आ गया, 4 7 28 और एक 29, 2 यहाँ पर आ गया, 4 1 4 और 6 हो गए, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, और यहाँ पर पॉइंट के बाद आ जाएगा। तो बेटा ये आपका जवाब आ गया 6.928 मीटर, ठीक है ना। ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक का फासला था, यानी ऊंचाई थी दीवार की, जहाँ पर वो जो सीढ़ी थी वो पहुंच रही थी, छू रही थी दीवार के किसी पॉइंट को, तो उसका इतना फासला है 6.928 मीटर, ठीक है बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। मतलब स्ट्रिंग कहेंगे हम डोर को, है ना, जो पतंग का डोर होता है ना, उसको कहेंगे। एक पतंग है बेटा, ठीक है, मिसाल के तौर पर पतंग यहाँ पर उड़ रही है, ठीक है ना, पतंग यहाँ है, और इसके साथ बेटा जो धागा है, जो डोर है इसकी, वो है कितनी, 120 मीटर की। कितनी बेटा, वो है 120 मीटर का इसके साथ डोर बंधा हुआ है पतंग के साथ, ठीक है। फिर कहता है कि वेन एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, जो उसका एंगल है वो कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का उसका एक एंगल बन रहा है, ठीक है। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, ये वो हाथ से कितना दूर है। तो बेटा ये बनाएंगे इस तरीके से, ये ज़्यादा आगे लाइन चली गई यहाँ पर, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है बेटा। वापस सुने कि एक आपके पास बेटा काइट है, उसकी जो स्ट्रिंग है ना, मतलब उसकी जो डोर है ना, धागा है, वो है 120 मीटर का। कितने का बेटा, 120 मीटर का उसका धागा है, ये हमने बना दी डोर। पतंग जैसे यहाँ उड़ रही है तो ये उसकी डोर इसी तरीके से होगी ना। तो बेटा जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बेटा, वो आपका है 60 डिग्री का, वो हमने 60 डिग्री का बना दिया। अब कहते हैं कि हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, वो हाथ से कितना दूर है, पतंग हाथ से कितना दूर है। तो बेटा उसको यहाँ से इसके नीचे आके नापेंगे, यहाँ से देखें कहाँ से उसकी मेजरमेंट करेंगे, बिल्कुल उसके नीचे, पतंग के बिल्कुल नीचे आएंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये फासला कितना आ रहा है, तो यहाँ पर बेटा हम लगा देंगे x, ठीक है। ये C आ गया, ये A आ गया और ये आपका B आ गया, ठीक है। तो बेटा इसके हिसाब से ये वाली साइड कौन सी कहलाएगी, x वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या कौन सी कहलाएगी, हाइपोटेनियस। तो बेटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते तो हम क्या यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा साइन 60 डिग्री बराबर होता है रेडिकल 3/2 के। आप टेबल में देख लीजिएगा, बल्कि आपको याद हो चुका होगा अभी तक। तो रेडिकल 3/2 आ गया, और परपेंडिकुलर में हमारे पास बेटा x है, जो कि हमें नहीं पता, और हाइपोटेनियस में हमारे पास है 120, ठीक है ना बेटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से भी तो कट कर सकते हैं ना, 2 1 2 और 2 6 12 और 0 का 0 आ गया। अब करते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 x इक्वल, और रेडिकल 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा 60 रेडिकल 3 इस तरीके से लिखेंगे, और x इक्वल 60 मल्टीप्लाई बाय 1.732, ठीक है ना बेटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि 60 को 1.732 से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है। तो बेटा ये हो जाएगा 103.92, ठीक है ना। हमें मीटर में वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पे मीटर लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अच्छा बेटा इसमें देखें कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया था ना, x इक्वल 6.928 मीटर, तो बेटा अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6.93 मीटर, ठीक है ना, 6.93 मीटर। और बेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बुक में है वो रॉन्ग है, वो जस्ट 60 लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो असल में जवाब है वो ये वाला है, ठीक है ना। या तो 60 रेडिकल 3 भी सही है, अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ तो ये वाला जवाब भी आपका सही होगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मेयर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है सन का, ठीक है ना। इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट्स अ शेडो 519 मीटर लॉन्ग, कि अगर आपके पास बेटा एक क्या हो, आपके पास एक हो टावर हो, ठीक है ना, एक टावर हो कितना 300 मीटर हाई, मतलब 300 मीटर ऊंचा आपके पास क्या एक टावर है,
और वो कास्ट आ शेडो 590 मीटर लॉन्ग, तो उसका जो साया बन रहा है ना बेटा वो है 519 मीटर का। ठीक है, अच्छा ये देखें ये टावर है ना, ये टावर है। अगर यहाँ पर सूरज हो, यहाँ पर क्या हो बेटा, सूरज हो, और सूरज की जब रोशनी आएगी तो बेटा उसका जो साया होगा वो जमीन पर बनेगा। ठीक है ना। अक्सर बच्चे कहते हैं नहीं सर वो आप ये वाली साइड लगा दें। जब मैं इस सवाल समझाता हूँ क्लास में तो पूछता हूँ अक्सर हर साल बच्चों से, बेटा इसका जो साया होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। बच्चे कहते हैं जी सर यहाँ पर आएगा। लेकिन देखिए आपको पता है कि जब सूरज रोशनी देगा इस टावर की जो साया होगा वो कहाँ पर आएगा बेटा, जमीन पर आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 519 मीटर। ठीक है ना। तो अब आपके पास टावर भी आ गया 300 मीटर का, और जो उसका शेडो है वो भी आपका आ गया 590 मीटर, और ये इसको आप मिला देंगे क्योंकि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको मालूम करना है। यहाँ पर हम लगाते हैं सब थीटा लगा दें या एक्स लगा दें, जो भी लगाते हैं वो आपकी मर्जी है। तो पहले नाम देते हैं ए सी और बी, ये आपका हो गया 90 डिग्री का। ठीक है बेटा, तो देखें अगर इस एंगल को हम यूज करते हुए इन दोनों को मालूम, यानी इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे इस एंगल को मालूम करते हुए, तो बेटा ये सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी बेस। ठीक है, तो पर अपॉन बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे बेटा, 10 यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 थीटा। कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं हम, थीटा का एंगल यूज कर रहे हैं, और यही एंगल हमने मालूम करना है कि ये कितने डिग्री का होगा। और बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही आएगा ना 10 के फॉर्मूले में, पर अपॉन बेस। तो बेटा 10 थीटा हमें नहीं पता तो हम यहाँ लगा देंगे 10 थीटा का 10 थीटा, और परपेंडिकुलर में हमारे पास है 300 और बेस में हमारे पास है बेटा 519। अगर हम दोनों को डिवाइड करें, 300 को डिवाइड करें 519 से, तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.578। ठीक है, अब यहां से इसके दो तरीके आगे सॉल्व करने के। या तो आप यूं करें कि देखें थीटा इक्वल, ठीक है ये 10 है ना मल्टीप्लाई में, इसको आप इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, 10 इनवर्स का। और ये आप कहाँ पढ़ चुके हैं, 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो ABCD 4 पार्ट थे उसमें आप ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। थीटा 10 मल्टीप्लाई में था, हम डिवाइड में नहीं लेकर हम इसको फिर ऊपर लेकर आ गए, तो ये -1 पावर आ गई इसकी। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया 0.57 और 8। अगर आप कैलकुलेटर में आप शिफ्ट का बटन दबा के 10 का बटन दबाएंगे तो वो 10 इनवर्स लिख कर आ जाएगा, फिर आगे आप लिखेंगे 0.578। तो बेटा जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका जवाब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका इस तरीके से भी हो सकता है कि आप यहाँ से इस तरह लिख दें कि 10 थीटा इक्वल, अब देखें 0.578 ये बराबर होता है 1/रेडिकल 3 के। 0.578 किसके बराबर होता है, 0.578 बराबर होता है 1/रेडिकल 3 के। अगर आप रेडिकल 1/रेडिकल 3 देखें तो वही बेटा 10 के डिग्री में 30 डिग्री पर आता है, तो आप 0.578 की जगह ये भी लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हुए 10 30 डिग्री मालूम करेंगे तो बेटा जवाब निकलेगा 0.578। तो 10 से 10 कैंसिल कर दें तब भी आपके पास जवाब आ जाएगा थीटा इक्वल 30 डिग्री। जो मेथड आपको आसान लगे आप वो वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, मिसाल के तौर पर इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये आपके पास बेस हो गई और ये आपके पास एक ट्राइंगल हो गया इस तरीके से। ठीक है ना, एक लाइन यूं ड्रा कर देंगे और दूसरी लाइन आप इसके साथ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक ट्राइंगल आया, लेकिन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेटा इसको हम यहाँ से हाफ कर देंगे, दरम्यान में से क्या हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल हाफ हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल। तो इसे कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो बेटा कहता है कि जो इसका वर्टिकल एंगल है ना, मतलब ये ऊपर वाला वर्टिकल एंगल आपका है 120 डिग्री का। कितने का है, 120 डिग्री। तो बेटा जब ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है, कितना है 120 का, तो जब ये हाफ ऑफ कर दिया गया तस्वीर में, ये हाफ हो गया तो इस साइड भी 60 आ गया। ठीक है ना, और इस साइड भी 60 आ गया। ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री का और ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, और इसके बाद बेटा क्या कहा गया हमें कि एंड बेस 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेस कितनी आपकी 40 सेंटीमीटर की है। तो बेटा ये पूरी आपकी बेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी पूरी क्या है बेटा, बेस है। मतलब ये हिस्सा जो आपका ये बेस का है ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा। तो अब जब हमने इस ट्रायंगल को बनाकर हाफ कर दिया, ये पूरा 120 डिग्री का था, हाफ किया तो 60 साइड आ गया, 60 साइड आ गया। ठीक है, ये पूरा बेस आपका कितना था 40 सेंटीमीटर का था। तो बेटा जब इसको हाफ ऑफ कर दिया तो ये भी आपका 20 का हो गया और ये भी आपका 20 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब इसको नाम दे सकते हैं जैसे A, B, C और यहाँ पर हम लेते हैं D। ठीक है, अब देखें दोनों तस्वीरें एक जैसी हैं। जब हाफ ऑफ कर दिया मतलब जो भी वैल्यूज थी वो हाफ ऑफ हो गई हैं। देखें यहाँ पर ये जो है ना आपका 20 डिग्री है, मतलब ये 20 है वैल्यू, यहाँ पे 60 है। तो इसी तरीके से इसका ये वाला बेस ये भी 20 है और ये आपका 60 है। तो 90 डिग्री का जो बेटा वो एंगल होगा ना वो आपका यहाँ बनेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर के जो होता है वो आपको पता है 90 डिग्री का
एंगल यहाँ बनता है। ठीक है, अब कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपने मालूम करना है, तो बेटा एल्टीट्यूड क्या होगा, ये इसकी हाइट होगी। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ना, ये आपकी क्या होगी, एल्टीट्यूड कहलाएगा, हाइट कहलाएगी। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर आपको एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ कि तो बेटा तस्वीर बनाई हमने, आपका वर्टिकल एंगल 120 का था और आपकी पूरी बेस क्या थी, 40 की थी, वो हमने लिख दिया। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, बीच में इसको हाफ करना पड़ेगा। तो इसको जब हाफ किया तो जब ये 120 डिग्री का था तो ये 60 और 60 60 अलग अलग हो गए। इस फिगर के अंदर भी 60 डिग्री का एंगल आ गया और इस फिगर के अंदर भी 60 डिग्री का एंगल आ गया। इसी तरीके से ये पूरी बेस आपकी 40 सेंटीमीटर की थी। तो बेटा जब हाफ कर दिया तो इस साइड ये आपकी 20 की हो गई बेस और ये भी आपकी 20 की हो गई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो अब हमने मालूम करनी है एल्टीट्यूड, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, जो आपकी हाइट होगी। तो बेटा अब हम क्या लगा सकते हैं, देखें, एक तो इस एंगल के हिसाब से। अब आप चाहे ये वाली तस्वीर यानी सोल्व करें या इसको सोल्व कर लें। चले हम लिखते हैं कि हम ए बी डी को सोल्व कर लें। कंसीडर कर रहे हैं कौन सा एंगल, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और डी, ये हम यूज कर रहे हैं। ए बी डी वाली सोल्व करें या आप बी सी डी वाली सोल्व करें, दोनों का एक जैसा ही जवाब आने वाला है। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ से क्या लगाएंगे, देखें ये अगर एंगल यूज करते हैं 60 डिग्री का, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बराबर वाली क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो बेटा ये आप परपेंडिकुलर लिख लें और इसको आप बेस लिख लें इस एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 60 डिग्री इक्वल में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा 10 60 डिग्री जो होता है वो होता है आपका रेडिकल 3 के बराबर। ठीक है, और परपेंडिकुलर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके एंगल के हिसाब से पर में आ रहा है 20 और बेस में क्या आ रहा है x, जो कि मालूम करना है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेडिकल 3 इक्वल में आ जाएगा 20, और जब मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 20 अपॉन रेडिकल 3। ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x का अगर हम जवाब निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 11.55। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, देखें ये जो हमें बताया गया है कि ये बेस, सवाल में क्या दी गई है हमारे पास, बेस 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है ना, तो जब अगर हम इसको बेस मानेंगे ना, इस पूरे को क्या मानेंगे बेटा, बेस मानेंगे, तो हमें ये वाला एंगल यूज करना पड़ेगा। कौन सा एंगल यूज करना पड़ेगा, ये वाला। देखें ये आपका 90 डिग्री का हो गया, ये आपका 60 डिग्री का हो गया, तो ये कितने का होगा, ये होगा 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। इसी तरीके से इस तस्वीर में चलें तब भी ये 90 का, ये 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम बुक वाली उसको लेते हैं बेस को, तो बेटा हमें फिर यहां से यूज करना पड़ेगा, चाहे आप इस तस्वीर को सोल्व करें या इसको सोल्व करें, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, कुछ भी आप सोल्व कर सकते हैं। चलें यहां से करके देखते हैं इसको, कि अगर हम ये वाली पूरी वैल्यू बेस लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है 20 और ये x हमने मालूम करना है। अब हम 30 के एंगल से इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा अगर हम यहां से लेंगे तो क्या आएगा, 10 लगाना पड़ेगा। 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अगर मैं ये वाला एंगल यूज करूंगा ना, तो इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगी बेस। तो अगर हम इसको लगा के देखें 10 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 30 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन रेडिकल 3 के। अच्छा, अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, x आ रहा है, और बेस में क्या आ रहा है बेटा 20 आ रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x रेडिकल 3 और 21/20। अब x को अगर मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन रेडिकल 3, और इसका अगर जवाब मालूम करेंगे तो वही जवाब आएगा 11.55। ठीक है ना बेटा, दोनों तरीकों से हमने सोल्व किया तो आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है ना, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्री ऑफ 100 डेसीमीटर हाइट, एक ट्री है उसकी 180 डेसीमीटर हाइट है। तो बेटा यहाँ पर देखें हम एक दरख्त बनाते हैं, ये एक आपका दरख्त हो गया, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 180 डेसीमीटर। ठीक है बेटा, और वो क्या कहते हैं आगे के, ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री डायरेक्टली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। तो बेटा ये रिवर पर, बैंक ऑफ द रिवर पर है, उसका जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये आपका दरिया हो गया, ठीक है ना, ये दरिया हो गया। तो ये जो अपोजिट साइड है उससे, यानी दरख्त से जो अपोजिट साइड आपका जो एंगल बन रहा है ना बेटा, वो बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा बन रहा है, 30 डिग्री का। तो हम यहाँ लगा देंगे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना, एक आपका दरख्त हो गया, और अपोजिट साइड मुखालिफ सिमत में बेटा वो आपका जो एंगल बना रहा है रिवर में, वो 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, अब कहता है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपने यानी चौड़ाई मालूम करनी है उस विड्थ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसकी यानी चौड़ाई मालूम करेंगे, क्योंकि आपका सारी नदी पर ही आपका दरख्त लगा हुआ है। तो ये वाली साइड हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे x। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल। नाम आप दे सकते हैं ए सी और बी या ABC जो भी लिखें। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं और ये एक आपका एंगल आ गया।
तो बेटा इस एंगल के हिसाब से ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है और ये आपकी बेस साइड है, ठीक है। तो पर अपॉन बेस किस में आता है, टेन में आता है। तो यहाँ पर बेटा हम लगाएंगे कि टेन कौन सा डिग्री, 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टेन 30 किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रेडिकल 3 के। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या आ रहा है, 180 आ रहा है और बेस में x है, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 द x, और 180 को जब रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो x इक्वल 180 मल्टीप्लाई बाय 1.732। अगर हम इन दोनों का आपस में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 180 को, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, बेटा हमारे पास आ जाएगा 311.76 डेसीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना बेटा। जब हम 180 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 311.76, ठीक है बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल फ्रॉम अ प्लेस इज ऑफ 45 डिग्री। तो बेटा एक हिल है, मतलब एक पहाड़ी है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको यहाँ बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक ना पहाड़ी है, ठीक है। तो बेटा ये हो गई एक आपकी पहाड़ी, ठीक है, एक हिल है। और बेटा यहाँ पर देखें एक ये हिल होगी हमारे पास। तो अब एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल, तो टॉप ऑफ द हिल है ना बेटा, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अ प्लेस इज ऑफ 45 डिग्री। एक प्लेस है यहाँ पर, वहां पर एक 45 डिग्री का आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देखें ये मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा बन रहा है ना वो 45 डिग्री का है, ठीक है। ये आपका एक प्लेस पर 45 डिग्री का बन गया, कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि इन गोइंग टुवर्ड्स द हिल 480 मीटर्स फ्रॉम द प्लेस, मतलब इस प्लेस से आप अगर टुवर्ड्स जाएं हिल की तरफ, यानी इस पहाड़ी की तरफ 480 मीटर, कितने, 480 मीटर। मिसाल के तौर पर ये हमने 480 मीटर का फासला तय कर लिया एक पहाड़ी की तरफ, ठीक है। अब कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिकम्स ऑफ 60 डिग्री। कि अब देखें मैं आपको फिर बताऊं कि एक आपने पहाड़ी बनाई, उस पहाड़ी के टॉप से एक जगह पर जो ना वो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, ठीक है, वो हमने बना दिया। अब कहते हैं इन गोइंग टुवर्ड्स द हिल 480 मीटर, ठीक है ना। अगर आप इस पॉइंट से 480 मीटर जाते हैं पहाड़ी की तरफ, तो फिर उसके बाद क्या कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिकम्स ऑफ 60 डिग्री। अब जो आपका टॉप है ना, यहाँ से जो मतलब हिल का पहाड़ी का जो टॉप है, वहां से आपका एंगल बन रहा है इस जगह पर, वो आपका बेटा बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का हो जाता है। अब ये हिस्सा आपका कितने का हो गया, 60 डिग्री का। इसके बाद क्या कहा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब आपने हाइट ऑफ द हिल मालूम करनी है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें नहीं पता, लेकिन हम ये इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास कि आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर मालूम हो चुकी हैं। एक तो बेटा आपको 45 डिग्री का एंगल ये पता है, एक 60 डिग्री का पता है, और ये आपका कौन सा हो गया बेटा, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। वो अगर नाम देना चाहे तो बेटा ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। अब आपको ये वाली साइड मालूम करनी है कि हाइट ऑफ द हिल, आपकी हाइट कितनी है पहाड़ी की, ठीक है। और यहाँ पर बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, ए टू बी का फासला वो है 480 मीटर, लेकिन बी टू सी का जो फासला है वो बेटा आपको नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इस तस्वीर को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर तो बेटा इस तस्वीर में देखें दो तस्वीरें हैं, क्या है, दो। एक तो ये 45 डिग्री के साथ ये पूरी तस्वीर हो जाएगी। अगर हम इस हिस्से को छुपा दें तो 60 डिग्री के साथ ये वाली तस्वीर हो जाएगी। तो बेटा इस तस्वीर को मैं दो अलग तस्वीरें बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। जब तस्वीर समझ में आ जाएगी तो बेटा उसका डेटा और उसकी सोल्यूशन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये आपके पास जो एक तस्वीर थी, ठीक है ना, असल में हमने जो मालूम करना है ना वो ये हिस्सा मालूम करना है, ये C to D वाला है, मतलब ये जो आपकी हाइट है हिल की वो। अब ये जो दो तस्वीरें थी मैंने इनको अलग अलग कर दिया। देखें बेटा ये जो इतना हिस्सा है ना, यानी B, C और D, BCD वाली तस्वीर बेटा ये मैंने अलग कर दी। 60 डिग्री का एंगल है, Y ये रहा, X ये रहा, ठीक है, और ये 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर आपको ना X की वैल्यू पता है ना आपको Y की वैल्यू पता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी 45 डिग्री वाली तस्वीर थी बेटा उसको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा बना दिया। ये आपको दिखाई देगा कि ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी तस्वीर होगी 45 डिग्री वाली। यहाँ पर आपको 45 डिग्री का एंगल मिला हुआ है, और ये साइड आपकी X है, जैसे यहाँ पर ये वाली साइड X थी, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पर जो आपका बेस था ना मतलब नीचे वाली जो वैल्यू थी वो आपके पास यहाँ पर क्या थी, 480 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन जो ये हिस्सा था ये आपको मालूम नहीं था, तो इसको हमने क्या लेट कर लिया कि इसको हमने वाई का नाम दे दिया था। तो इस तस्वीर के अंदर बेटा जब हम 45 डिग्री से मालूम करेंगे तो हमने पूरी ही नीचे वाली वैल्यू लेनी होती है ना, दोनों को लेना है ना। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ही पूरा रास्ता हमें मालूम होगा यहाँ से यहाँ तक का कि यहाँ पे कितना फासला है A to C का। तो बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया 480 प्लस वाई, ठीक है। अब पहले हम इस तस्वीर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या होगा, तो आपका क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बेटा अगर इस तस्वीर को सॉल्व करना है हमने, तो 60 डिग्री वाले के साथ अगर हम देखेंगे सामने वाली साइड बेटा इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और नीचे वाली साइड आपकी बेटा क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी साइड क्या है, बेस है।
तो बेटा अब 10 लगाएंगे, यहाँ से क्या लगा देंगे 10, 10 में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 कौन सी डिग्री है बेटा 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री इक्वल में आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो बेटा 10 60 डिग्री टेबल में हमारे पास होता है रेडिकल 3 के बराबर, रेडिकल 3 आ गया, और परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है x है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे x, और बेस में हमारे पास क्या है बेटा y है, तो हमने y लगा दिया। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके ऊपर में क्या है 1 है, तो x बंदा क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा, और y किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडिकल 3 के साथ। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब हम ये वाली जो तस्वीर है आपकी, ये जो दूसरी फिगर है ना ये वाली 45 डिग्री वाली, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से करना है। तो बेटा ये जो आपके पास है ना इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी देखें 45 डिग्री से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और नीचे वाली आपकी बेटा क्या है बेस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ से भी 10 ही लगा सकते हैं। तो बेटा यहाँ से हम यूज करेंगे 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो 10 45 डिग्री बराबर होता है बेटा 1 के, इक्वल परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या आ रहा है x आ रहा है, और बेस में बेटा हमारे पास क्या है 480 प्लस y, बेस में क्या है 480 प्लस का y, ये आपके पास आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके ऊपर में 1 है, तो इस तरीके से करते हैं तो x बंदा क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा, और ये 480 प्लस y जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा 480 प्लस y। ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर आपने यानी इलिमिनेशन जो आपने यूनिट पढ़ा है 2.1, वहां पे आपने कंपैरिजन मेथड भी पढ़ा है। 2 इक्वेशन होती थी, जब हम उनको कंपैरिजन मेथड पर सॉल्व करते थे तो बेटा क्या था कि x की वैल्यू y रेडिकल 3 है और दूसरी क्वेश्चन में x की वैल्यू है 480 प्लस y। अब हम इन दोनों को कंपैरिजन में इक्वल में बराबर लिख देंगे। तो बेटा कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कैसे होगा कि इक्वेशन नंबर 1 की जो बेटा हमारे पास x की वैल्यू है वो लिखेंगे, क्या है हमारे पास y रेडिकल 3 है, क्या है y रेडिकल 3 है, फिर इक्वल में लिखेंगे जो दूसरी क्वेश्चन की x वाली वैल्यू है, इसकी x वाली वैल्यू ये लिख दी। अब इक्वल के बाद जो दूसरी क्वेश्चन में x की वैल्यू वो लिखेंगे, क्या है 480 प्लस का y। ठीक हो गया बेटा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो बेटा हमारे पास इंशाल्लाह y का आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। तो बेटा देखें यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके पास है 1.732y। ठीक है ना, रेडिकल 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसको मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया, रेडिकल वाली फॉर्म से 1.732y हो गया। ठीक है, ये प्लस का y है, जब इक्वल से पहले लेकर आऊंगा तो ये माइनस का 1y हो जाएगा, और इक्वल के बाद क्या रह जाएगा 480। ठीक हो गया बेटा। देखिए y वाली जो हमारे पास वैल्यूज थी वो इक्वल के एक तरफ हमने कर दी है, ये 1.732y हो गया, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, इक्वल के बाद प्लस का y है, प्लस का 1y है, तो जब प्लस का इक्वल से पहले लेकर आए माइनस का 1y हो गया। ठीक है, अब 1.732 में से जब एक y माइनस करवा देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0.732y। ठीक है ना, 1.732 में से जब 1y माइनस हो जाएगा तो 0.732y बच जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 480। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे y को यहीं पर रहने देंगे। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा 480 अपॉन में 0.732। ठीक हो गया, ये हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब हम y की वैल्यू को मालूम करेंगे कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पर मैं यहीं पर इक्वल में लिखता हूँ कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करवाते हैं 480 को 0.732 से। तो बेटा इसको डिवाइड करवाने के बाद इसका आंसर आएगा 655.737। ठीक है ना, ये आपकी y की वैल्यू मालूम हो चुकी है। ठीक है ना, ये आपने देखें, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं कि आपने 2 तस्वीरें सॉल्व करनी थी। इस तस्वीर को सॉल्व किया हमने, तो बेटा ऐसे 10 यूज किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिखा यहाँ पर हमने 1060 इक्वल में पर अपॉन बेस, तो 1060 की वैल्यू रेडिकल 3 x अपॉन y वैल्यू पुट की तस्वीर में से देखकर यहाँ से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया x बंदा x और y रेडिकल 3, ये कुछ में 1 बना दी। इसी तरीके से फिर हमने क्या लिया, दूसरी फिगर यूज की, उसको सोल्व करने की कोशिश की। तो बेटा इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, देखें यहाँ पर भी 10 लगेगा क्योंकि सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस आ रहा है, तो हमने यहाँ लिखा 1045 डिग्री इक्वल पर अपॉन बेस। 1045 1 के बराबर होता है, और p में यानी परपेंडिकुलर में x आ रहा है और बेस में आ रहा है 480 प्लस y। हमने वैल्यूज को पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x बंदा x आ गया, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमने क्या किया कि कंपेयर कर दिया दोनों को, दोनों में x की वैल्यू आ रही थी, तो कंपेयर में हमने लिखा दोनों की वैल्यूज को। ठीक है, अब यहाँ से हमने y को आइसोलेट कर दिया, मतलब y रेडिकल 3 था 1.7 में चेंज किया, फिर वो वाला यहाँ लेकर आ गया, माइनस का हो गया। इसी तरीके से y के साथ ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आके ये जवाब आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 655.737। अब ये जो y है ना, ये y असल में ये y का जो आपको वैल्यू मिली है, ये कहाँ की वैल्यू है, कौन सी आपको वैल्यू मालूम हुई है, ये वाला जो हिस्सा था ना b से लेके c तक का, ये आपको मालूम हो चुका है कि y की वैल्यू आ गई 65.5737। ठीक है बेटा,
अब जब ये आपको 480 और ये दोनों मालूम हो चुकी हैं तो आपके लिए ये वाली तस्वीर को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप ये वाली तस्वीर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल में इसको मैं यहीं पर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि इसी पेज पर हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब इस तस्वीर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए ये y की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, इस y की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और हमने क्या मालूम करना है, x का जवाब भी मालूम करना है। तो ये तरीका सही रहेगा। इस y की जो वैल्यू बेटा हमने मालूम की ना, ये जो y की वैल्यू आपको दिख रही है, इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा के नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा हमारे पास, x इक्वल y रेडिकल 3। तो बेटा x का x आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 655.737। ठीक है ना बेटा, ये आपकी y की वैल्यू और ये रेडिकल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.732। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को आपस में बेटा मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास x का जवाब आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जवाब आया है 1135.73 मीटर। ठीक है ना बेटा, ये जो x का जवाब है वो ये वाली जो हमने मालूम करनी थी ना साइड हाइट ऑफ हिल, तो बेटा ये हाइट ऑफ हिल जो x हमने लिया था ये उसका जवाब आ चुका है 1135.73 मीटर। ओके बेटा, तो बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो ये आपका आंसर है इसका। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था कि भाई एक ही तस्वीर के अंदर दो तस्वीरें आ चुकी हैं तो किस तरीके से सॉल्व करें। तो बेटा ये मैंने कोशिश की आपको अलग अलग तस्वीरें बनाकर सॉल्व करवाने की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो बेटा आप एक दो दफ़ा इस क्वेश्चन को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अली स्टैंडिंग इन अ स्ट्रीम फाइंड्स दैट द मेयर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 ट्रीज ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 8 मीटर। तो बेटा कहते हैं कि अली जो है ना वो एक नदी के अंदर खड़ा है और तलाश कर रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दो दरख्तों के, वो उनकी जो हाइट है ना बेटा, जो उनकी ऊंचाई है दोनों दरख्तों की, एक की 6 मीटर है और एक की 8 मीटर है। तो बेटा मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक नदी आ गई है। ठीक है ना, इसको कैसे बनाएं, यहाँ पर हम ये एक नदी बना लेते हैं। ठीक है ना, ये एक नदी है और ये इस नदी के दरमियान में जो है ना अली खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अब अली यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है कि जो आपके पास जो दो दरख्त है ना, एक आपके पास 6 मीटर का है, क्योंकि आगे कहता है कि ऑन अपोजिट बैंक्स इन द लाइन विथ हिम आर ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब अपोजिट साइड पर है। तो बेटा ये अली यहाँ पर खड़ा है नदी के अंदर, एक बेटा दरख्त जो है वो 6 मीटर का है। ठीक है ना, कितने मीटर का है 6 मीटर का है, और जो बेटा दूसरा दरख्त है ना वो है 8 मीटर का। कितने का 8 मीटर का। और अली कहाँ खड़ा है, अली यहाँ पर खड़ा है, ये अली है यहाँ पर नदी के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहाँ से वो देख रहा है कि जो एक 6 मीटर वाला दरख्त है उसका जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का। बेटा यहाँ से हम बनाएंगे कि जो ये वाला दरख्त है इसका जो बेटा एंगल बन रहा है अली के पास वो बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ पर हम लगा देंगे कितना 30 डिग्री। ठीक है ना बेटा, और दूसरा जो दरख्त है 8 मीटर वाला जो उसका एंगल बन रहा है बेटा वो है 45 डिग्री का। तो बेटा यहाँ से दूसरा एंगल अली तक जो बन रहा है ना बेटा वो बन रहा है 45 डिग्री का। इज इट ओके। अब ये कहते हैं कि फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीम, आपने जो है ना वो नदी की क्या मालूम करनी है, विड्थ मतलब चौड़ाई मालूम करनी है। तो बेटा देखें एक आपके पास 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी इस तस्वीर में भी 90 डिग्री का एंगल है, ये दो तस्वीरें दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो बेटा विड्थ ऑफ द स्ट्रीम मतलब ये यहाँ से लेके इस कॉर्नर से इस दरख्त के फुट से लेके इस दरख्त के फुट तक ये पूरी नदी है, क्योंकि अली तो नदी के दरमियान में खड़ा है ना, इन स्ट्रीम नदी के अंदर खड़ा है। तो बेटा ये पूरी का हमने फासला मालूम करना है, यहाँ का भी और यहाँ का भी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है नदी है, ये पूरा हिस्सा ये हमने मालूम करना है। ठीक है ना, तो बेटा अब जो चीजें हम हमारे पास मौजूद नहीं है मतलब बेटा ये हमने पूरा हिस्सा मालूम करना है, तो इसको हम किस तरीके से नाम दे देंगे कि इसको भी हम कहते हैं कि ये भी एक्स है और इसे भी कहते हैं कि ये भी एक्स है। दोनों तस्वीरों को हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको नाम भी दे देते हैं। मिसाल तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये आपके पास क्या है ई है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं 30 डिग्री वाली। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से बेटा सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली हो जाएगी बेस। देखो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस का तो यहाँ पर ना वैल्यू मिली गई है ना हमसे पूछा गया है। तो बेटा इसी तरीके से 45 डिग्री के सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। यहाँ पर भी हाइपोटेनियस का काम नहीं है, तो इसका मतलब हमने क्या यूज करना है 10 यूज करना है। रेशियो कौन सी यूज होगी 10। तो बेटा 10 30 डिग्री से लगाकर देखेंगे, पहले हम लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे 10 30 डिग्री। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 डिग्री बेटा बराबर होती है 1 अपॉन रेडिकल 3 के, और 10 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर में आ रहा है 6
और बेस में क्या आ रहा है x, क्योंकि बेस तो हमने मालूम करनी है, वो वैल्यू में चौड़ाई नहीं पता, ठीक है ना, यहाँ से a टू b तक की। तो बेटा अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x वन द x इक्वल 6 इंटू रेडिकल 3, तो x इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 1.732। तो बेटा जब x को मतलब जब हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10.392। कितना आ जाएगा 10.392 मीटर, ठीक है ना बेटा। ये आपको इस तस्वीर का जवाब मालूम हो चुका है। ए टू बी तक का जो फासला है नदी का बेटा वो आपका है 10.392 मीटर। इसके बाद बेटा हमने अब ये वाली तस्वीर को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी देखेंगे किस तरीके से होगा। इसको भी चलो यहाँ लिख देते हैं, ये इसका जवाब आ गया, ये इस साइड वाली का जवाब आएगा 1045 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा 1045 डिग्री हमारे पास होता है 1 के बराबर, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर में हमारे पास बेटा 8 है और बेस में x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x वन द x और 8 वन द 8, ये हमारे पास x का जवाब आ गया 8 मीटर। देखें इस पूरी नदी की हमने चौड़ाई मालूम करनी थी a टू c तक की, तो हमारे पास दो तस्वीरें थी। तो पहले a टू b का हमारे पास जवाब आया है बेटा 10.392 और b टू c का जो जवाब आया है वो आया है 8 मीटर। तो इन दोनों को जब हम जमा कर देंगे तो पूरी नदी का हमारे पास फासला आ जाएगा कि कितनी चौड़ाई है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि क्या लिखें, विड्थ ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना बेटा। पूरी का जो हमारे पास फासला है यानी इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 10.392 प्लस 8, ठीक है ना। इसका फासला है 10.392 और यहाँ तक का फासला आपका बी टू सी तक का 8। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 18.392 मीटर। ये आपका जवाब आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बहुत ही आसान है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है कि आपके पास है द फुट ऑफ टावर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कि आपका जो टावर का फुट है बेटा वो 20 मीटर के फासले पर है जमीन के किसी एक पॉइंट से। तो बेटा हम यहाँ पर इसको तस्वीर को बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये एक पॉइंट है, उससे 20 मीटर के फासले पर, कितने फासले पर 20 मीटर के फासले पर एक टावर है, ठीक है ना। क्या बेटा एक टावर बना हुआ है, जो टावर का फुट है ना, और एक इस पॉइंट का जो ग्राउंड का एक पॉइंट है ना, कहता है कि द फुट ऑफ द टावर, ये जो फुट ऑफ द टावर है ना इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर का फासला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एक पॉइंट से जमीन पर। तो बेटा ये हमने बना दिया इतना। उसके बाद कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑफ 60 डिग्री। तो टॉप ऑफ द टावर से बेटा जो आपका है वो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बन रहा है उस पॉइंट पर 60 डिग्री का बन रहा है। तो बेटा यहाँ पर हमने बना दिया कि आपके पास 60 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद मालूम क्या करना है इस तस्वीर के अंदर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने टावर की हाइट मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा x लगा देंगे। तो बेटा ये आपका 90 का एंगल है, ए सी और बी हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा तो सिंपल है कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, तो क्या लगेगा 10 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम यूज करते हैं 10 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 बेटा बराबर होता है रेडिकल 3 के, तो पर में बेटा हमारे पास x आ रहा है और बेस में आ रहा है 20, तो x वन द x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 रेडिकल 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या है 1.732, ठीक है। तो बेटा x का जो जवाब आ जाएगा ना 20 को जब 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 34.64 मीटर, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो चुका। जो टावर की मतलब जो ऊंचाई थी आपके पास हाइट थी वो निकल गई है 34.64 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मेयर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन सच दैट द शेडो ऑफ अ बम्बू 9 मीटर लॉन्ग इज 3 रेडिकल 3 मीटर। मतलब कहता है कि आपके पास एक जो है ना 9 मीटर लंबा एक बांस है, बम्बू है। बेटा ये एक आपके पास 9 मीटर लंबा आपका एक बांस आ गया, ठीक है, 9 मीटर इसकी हाइट है। और उसके बाद बेटा कहता है कि तो उसका जो शेडो बन रहा है ना बेटा, शेडो देखिए जमीन पर ही बनेगा, तो ये हम शेडो बना देते हैं। शेडो बन रहा है 3 रेडिकल 3 मीटर। कितना बन रहा है 3 रेडिकल 3 मीटर। तो आपने मालूम करना है फाइंड द मेयर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। जो आपका मतलब सूरज का जो आपका वहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बेटा आपने मालूम करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पर आप थीटा लिख दें या एक्स लिख दें, वो आपकी मर्जी है, जो भी लिखें, ठीक है। नाम देते हैं ए सी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और ये क्या बी, ठीक है। तो बेटा देखें ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये आपकी बेस है, तो क्या यूज होगा 10 यूज होगा, ठीक है ना। तकरीबन 10 ही यूज हो रहा है। तो बेटा यहाँ से लगा देंगे 10 थीटा, क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं ना कि कितनी डिग्री का है, तो 10 थीटा लगा दिया। इक्वल बेटा हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, ठीक है। तो 10 थीटा का
टेन थीटा ही रहने देंगे। परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास है 9 और बेस में बेटा हमारे पास क्या है 3 रेडिकल 3 मीटर। क्या है 3 रेडिकल 3 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें ये कट हो रहा है 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9। तो बेटा हमारे पास टेन थीटा क्या रह जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा 3 अपॉन रेडिकल 3। क्या जाएगा 3 अपॉन रेडिकल 3। अब इसके दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के यहाँ से। अगर आप इसको डेसिमल में लेकर जाए मतलब 3 अपॉन रेडिकल 3 की जगह लिखें 1.732 तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको कॉन्जुगेट लेके रेशनलाइज करवाएं कि मिसाल दो जो रेडिकल वाली वैल्यू है इसी को आप यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लें, इसका रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया टेन थीटा। अब देखें 3 को जब रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 3 रेडिकल 3। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा रेडिकल 3 को जब रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट क्या जाएगा 3। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, टेंशन ना लें, ये आप प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखा। ठीक है ना, उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 रेडिकल 3 आ गया और रेडिकल 3 को जब रेडिकल 3 सेम रेडिकल है तो बेटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल होगा तो जस्ट 3 आएगा। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बेटा आपके पास ये आ गया टेन थीटा इक्वल रेडिकल 3, ये बच गया। अब यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल रेडिकल 3 10 के टेबल में कहाँ पर आता है, ओ ये आता है जी 10 के टेबल में रेडिकल 3 आता है आई थिंक 60 डिग्री पर आता है ना, तो ये यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 डिग्री रेडिकल 3 के बराबर होता है। तो ये मैंने इसकी जगह ये क्यों लिखा है क्योंकि 10 से 10 में क्या कर दूंगा यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास थीटा का आंसर आ जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के और ये आपका जवाब होगा। जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना था क्या निकल गया बेटा आपका ये 60 डिग्री निकल गया। ये आपका क्वेश्चन 11 भी सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है डायरेक्टली अबव अ सिटी ए। सिटी ए एक शहर है उसका नाम है ए, उसके बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 692 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। मतलब देखिए हम यहाँ पर इसको किस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास एक क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये आपकी सैटेलाइट है, मिसाल तौर पर यहाँ पर ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये किसी एक शहर ए के ऊपर है, ये आपका एक शहर है जिसका नाम है ए, बिल्कुल इसके क्या है ऊपर है। कितना ऊपर है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। ठीक है ना, ये ए आपका एक शहर है, उसके बिल्कुल ऊपर एक आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि 692 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, फिर कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी ए एंड अनदर सिटी बी इज 400 किलोमीटर। ठीक है, एक आपके पास एक और शहर है जिसका नाम बी है, जिसका नाम क्या है बेटा बी है। उस बी शहर और ए शहर के दरमियान का जो फासला है वो है 400 किलोमीटर का। कितना है बेटा 400 किलोमीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है क्या कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी ए एंड अनदर सिटी बी इज 400 किलोमीटर। कि आपका सिटी ए और सिटी बी का जो दरमियानी फासला है वो 400 किलोमीटर का है। अब पूछा क्या गया इस सवाल के अंदर कि फाइंड द मेयर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सिटी बी फ्रॉम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपने मेयर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है ऑफ द सिटी बी, सिटी बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है जो कि कहां से है फ्रॉम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेटा ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये थी ना, तो बेटा ये क्या होगा, ये देखें यहां से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे यहां पर। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपका बेटा बनेगा ना वो यहां पर बनेगा। कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, ये इस तरीके से यहां पर। ठीक है, कितने डिग्री का है ये हमने मालूम करना है। जैसे मिसाल यहाँ पे मैं थीटा लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं बताऊं, देखें एंगल ऑफ एलिवेशन सारे हम यहाँ पर बना रहे थे। ठीक है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यहाँ बना रहे थे, लेकिन मैं आपको अब इस सवाल में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि बेटा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, यहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक ये लाइन यूं ड्रा कर देंगे, तो ये जो लाइन ड्रा करेंगे ये 692 किलोमीटर इसको मानेंगे और ये आपका एंगल हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाली आपकी यानी साइड है ये वाली, ये 400 किलोमीटर मानेंगे। मतलब तस्वीर का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा इस साइड पर। लेकिन मैं आपसे कहूंगा जो आपने यहाँ बनाना है वो आप यहाँ बना दें, तब भी आपकी सेम ही बात रहेगी, कोई भी आपके सवाल पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप यहाँ बनाएंगे ना बेटा, उसको आप यहाँ ना बनाएं, आप उसको यहाँ पर बना दें, तब भी आपकी बात बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, अब आपके पास ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने मालूम करना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से सिटी बी का। ठीक है, और आपकी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सिटी ए के बिल्कुल ऊपर है, वो कितनी है ऊपर है 692 किलोमीटर, और सिटी बी और सिटी ए का जो दरमियानी फासला है वो है 400 किलोमीटर। अब आपने ये एंगल मालूम करना है कि इस एंगल की डिग्री क्या होगी। तो बेटा देखें यहाँ से 10 लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो बेटा 10 ही यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा tan थीटा हमें वैल्यू नहीं पता कितने डिग्री का है, तो बेटा परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या आ रहा है 692 और बेस में आ रहा है 400। जब हम इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो बेटा डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.73। क्या आ जाएगा 1.73 जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो बेटा tan थीटा इक्वल 1.73 की जगह अगर हम रेडिकल 3 लिख दें,
आपको बताया कि रेडिकल 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 या 1.73 एक ही बात है बेटा, ये रेडिकल 3 की वैल्यू है, तो इसको हमने डेसिमल से चेंज कर दिया रेडिकल 3 में, ये इसलिए चेंज किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बेटा देखें यहाँ पर है tan थीटा इक्वल, और यहाँ पर है tan 60 डिग्री, क्या है tan 60 डिग्री, क्योंकि रेडिकल 3 या tan 60 डिग्री एक ही बात है। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया, ये है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पोल 14 मीटर हाई ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेयर्स ऑन द अपोजिट बैंक। मतलब कि बेटा एक आपके मतलब नदी के किनारे पर जो है ना एक पोल है, मतलब एक खंबा लगा हुआ है, तो वो हम चलो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक आपका खंबा बना हुआ है नदी के किनारे पर, ठीक है, कितना मीटर का, ये 14 मीटर हाई है, 14 मीटर हाई है, ठीक है ना। तो ये नदी के किनारे पर मतलब जमीन पर ही है, तो ये भी बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा ये क्या कहता है आगे कि मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेयर्स ऑन द अपोजिट बैंक, यानी दूसरे किनारे पर बेटा अपोजिट साइड पर वो आपका जो एंगल बना रहा है बेटा वो कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम बना देंगे 30 डिग्री और ये क्या रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे हमसे क्या पूछा गया है कि आपने मालूम करना है फाइंड द ब्रीथ ऑफ द स्ट्रीम, आपने चौड़ाई मालूम करनी है, स्ट्रीम की नदी की चौड़ाई मालूम करनी है, वो हमने यहाँ पर एक्स लगा दिया, नाम देते हैं ए सी और बी का, ठीक है। मतलब कौन सी यूज होगी, 10 यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 यूज होगा, तो यहाँ लगाते हैं tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बेटा। tan 30 बराबर होता है 1 अपॉन रेडिकल 3 के, इक्वल में परपेंडिकुलर में हमारे पास बेटा क्या है 14 है और बेस में हमारे पास क्या है x है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x ऑन द x इक्वल 14 रेडिकल 3 हो जाएगा। तो बेटा x इक्वल 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.732 से, बेटा क्या जवाब आएगा हमारे पास, तो बेटा x का हमारे पास जवाब आ जाएगा 24.248 मीटर। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 24.25 हो जाएगा, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा आपका जवाब हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बम्बू मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ वॉल, कि आपके पास एक यानी बांस से एक बम्बू है वो बेटा मैक्स एन एंगल बना रहा है 45 डिग्री का विद अ वॉल, एक दीवार के साथ जब उसको लगाते हैं, एंड रीच अ हाइट ऑफ 8 रेडिकल 2 मीटर ऑन द वॉल। मतलब देखिए बेटा यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक हम एक वॉल बना देंगे, ठीक है। जब वो एक बम्बू बेटा हम यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है ना, दीवार के साथ एक बम्बू को लगाया, तो चलो तस्वीर को कंप्लीट करते हैं, यहाँ से इसको इसके साथ भी मिला देते हैं, ठीक है ना। देखें ये एक हमने बम्बू लगाया दीवार के साथ, तो बेटा ये यहाँ पर क्या एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और जब ये दीवार पर जब मतलब पहुंचता है रीच हाइट, कितनी हाइट पर पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है 8 रेडिकल 2 मीटर की हाइट पर, ठीक है बेटा। तो आगे हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बम्बू, ये जो आपका बांस है बेटा इसकी आपने हाइट बतानी है कि ये कितनी हाइट का आपका बम्बू है। तो बेटा ये आपका 90 डिग्री है, ये ए सी और बी इसको नाम दे देते हैं। देखें बेटा अब क्या है कि आपके पास इस एंगल के हिसाब से सामने वाली परपेंडिकुलर है और ये आपकी क्या कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली है, ठीक है ना। तो बेटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है। तो बेटा यहाँ से हम यूज कर लेते हैं साइन, तो बेटा यहाँ लगा देंगे साइन 45 डिग्री इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना बेटा। तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन रेडिकल 2 के, इक्वल परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास है 8 रेडिकल 2 और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या आ रहा है x आ रहा है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x ऑन द x इक्वल 8 रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे बेटा रेडिकल 2 के साथ, 8 रेडिकल 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाले रेडिकल 2 के साथ। तो बेटा हमारे पास अब क्या जवाब आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2। देखें जब रेडिकल 2 को रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, फिर स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल करेंगे तो जस्ट 2 बच जाएगा। तो बेटा हमारे पास x का क्या जवाब आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है। मतलब उस जो बम्बू की जो लंबाई है बेटा वो 16 मीटर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो चुका। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि अ लाइट हाउस इज 750 डेसीमीटर हाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ सी, मतलब सतह समंदर से हमारे पास 750 डेसीमीटर हाइट पर एक लाइट हाउस है। तो बेटा तस्वीर हम कोशिश करते हैं यहीं पर बनाते हैं, ठीक है ना। इसकी तस्वीर हम यहीं बना लेते हैं। एक बेटा ये आपका 750 डेसीमीटर हाइट का क्या है एक लाइट हाउस है, इसको यहाँ लिखते हैं 750 डेसीमीटर हाई, ये आपका बेटा लाइट हाउस बन गया, ठीक है ना। सतह समंदर से आपका ये 750 डेसीमीटर हाइट पर है लाइट हाउस। फिर कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब जो टॉप ऑफ द बेटा लाइट हाउस है ना, ये आपका टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, यहाँ से दो कश्तियों पर एंगल बन रहे हैं, एक पर 30 डिग्री का और एक पर 45 डिग्री का। उसके बाद कहता है इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासिस थिप द फुट ऑफ द लाइट हाउस,
अगर एक लाइन हम बनाएं जो ज्वाइन करती हो शिप्स को, मतलब दोनों कश्तियों को, पासिस थ्रू द फुट, यानी जो आपका फुट है ना लाइट हाउस का उसको छूते हुए, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, फिर आपने बिटवीन द शिप्स का डिस्टेंस मालूम करना है। व्हेन द शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस, अच्छा मतलब अपोजिट साइड पर है आपकी दोनों कश्तियां, मतलब बेटा ये आपका एक टावर है, इसकी अपोजिट साइड पर ये दोनों कश्तियां, एक कश्ती मिसाल तौर पर यहाँ पर है एक कश्ती, ठीक है ना बेटा, और एक कश्ती इसकी दूसरी साइड पर यहाँ पर है, ठीक है। अब देखें वापस हम सवाल को देखते हैं। लाइट हाउस 750 डेसीमीटर हाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी, हमने बना दिया, ठीक है। फिर कहता है कि आपका जो फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बेटा यहाँ से आपका एंगल बन रहा है ना, वो एक कश्ती पर आपका बन रहा है 30 डिग्री का, ये समझे आपकी एक कश्ती, एक ये रही और दूसरी कश्ती आपकी ये रही, यहाँ से आपका बन रहा है 45 डिग्री का। इसको यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर बना दिया, ठीक है बेटा। तो अब क्या कहता है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, अगर दोनों को मतलब एक लाइन हम यहाँ से गुजारें जो फुट ऑफ द लाइट हाउस को छूकर गुजरे और दोनों कश्तियां आपस में मिल जाए, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं और ये हमने इसको इसके साथ मिला दिया। ये तस्वीर थोड़ी बनाने में ऐसे हो रही है तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या कहता है कि बिटवीन नहीं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, आपने दोनों कश्तियों के दरमियान का फासला मालूम करना है। व्हेन द शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, हमने पहले सवाल पढ़ लिया था कि अपोजिट साइड पर हैं लाइट हाउस के, तो दोनों अपोजिट साइड पर हैं। अब ये यहाँ से लेके दोनों कश्तियां हैं बेटा, एक कश्ती आपकी ये रही, ये एक शिप बेटा आपकी ये रही और दूसरी शिप आपकी ये रही, इन दोनों कश्तियों के दरमियानी फासला मालूम करना है। मतलब ये दो तस्वीर हुई आपके पास, ये जो आपका बेटा मतलब ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है ना, मतलब जो एल्टीट्यूड है, ये जो ऊंचाई है ये 750 मीटर है, यहाँ से भी 750 कहलाएगी, इस तस्वीर की भी 750 कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की ये एक ही टावर है। तो बेटा यहाँ पर जो एंगल आपका बन रहा है वो है 30 डिग्री का, ठीक है, और जो इस कश्ती पर बन रहा था वो था 45 डिग्री का, ठीक है बेटा। अब आप इसको नाम दे दें, ये ए हो गया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है दोनों पर, तो इसको सी का नाम दे दो, ये बी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। मालूम करना है दोनों कश्तियों के दरमियान का कितना फासला है। तो बेटा यहाँ पर आप इसको एक्स का नाम दे दें और आप इसको वाई का नाम दे दें, या दोनों को एक्स का नाम दे दें, आपकी मर्जी। मतलब हमने ए टू सी का फासला मालूम करना है कितना है और सी टू बी का मालूम करना है, ये हम एक सवाल पहले भी इस टाइप का कर चुके हैं। तो बेटा यहाँ से हम देखेंगे क्या यूज होगा हमारे पास। इस एंगल के हिसाब से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस हो जाएगी। इस एंगल से देखेंगे तो सामने वाली परपेंडिकुलर और ये आपकी बेस हो जाएगी, मतलब 10 ही यूज होगा। तो बेटा यहाँ से हम 10 को यूज करके देखते हैं, 10 30 डिग्री, पहले क्या लगाते हैं 10 30 डिग्री, इसके हिसाब से सामने वाली परपेंडिकुलर और अपन में क्या जाएगा बेस। तो बेटा 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के इक्वल। तो बेटा परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है 750, परपेंडिकुलर में हमारे पास है 750 और बेस में हमारे पास क्या है x, जो कि हमने मालूम करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 द x, और 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेडिकल 3 के साथ, तो x इक्वल x आ गया 750 मल्टीप्लाई बाय 1.732। अब बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 750 को 1.732 से देखते हैं क्या जवाब आता है। तो बेटा जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ गया 1299, ठीक है ना, ये हमारे पास इस साइड का जवाब आ गया, मतलब ए टू सी का जवाब। अब हम मालूम करते हैं सी टू बी तक का। बेटा यहाँ से भी इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ से बेटा क्या लग जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 45 डिग्री बराबर होता है 1 के। परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास आ गया 750 और बेस में हमारे पास है y, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई y वन द y इक्वल 750 वन द 750 आ गया। तो बेटा देखें सी टू बी का हमारे पास जवाब आ गया है 750 और ए टू सी का हमारे पास जवाब आ गया है 1299। तो बेटा हमने मालूम करना था कि दोनों शिप्स के दरमियान का फासला कितना है। अब हमारे पास दोनों फासले आ चुके हैं, x का भी y का भी। अगर हम दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फासला मालूम हो जाएगा कि कितना है। बेटा हम क्या करते हैं x प्लस वाई मालूम करते हैं, तो बेटा यहाँ पर हम x और y को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आपका फासला है वो पता चल जाएगा कि कितना है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अब दिखाई दे सही तरीके से। तो बेटा x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था 1299 प्लस y था हमारे पास 750। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा हमारे पास जवाब आ गया है 200, तो बेटा हमारे पास जवाब आ गया है 2049 डेसीमीटर, ठीक है ना बेटा। ये आपके पास दोनों दरमियानी यानी शिप्स का जो बिटवीन द शिप्स आपके पास बिटवीन द शिप्स जो आपके पास डिस्टेंस है ना बेटा वो ये आ चुका है 2049 डेसीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो चुका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 25 मीटर अबव द ग्राउंड। कि एक ऑब्जर्वर है, एक मुशाहिदा करने वाला बेटा, वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, जमीन से उस बिल्डिंग की जो बेटा बुलंदी है ना वो 25 मीटर की है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ बनाते हैं कि ये आपकी एक बिल्डिंग है
ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये ज़मीन से 25 मीटर की बुलंदी पर है। कितने मीटर की? 25 मीटर की बुलंदी पर ये आपकी एक क्या है, बिल्डिंग है। और जो आपका ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर है बेटा। जब वो यहाँ से देख रहा है, क्या देख रहा है कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन टू अ कार ऑन द ग्राउंड हैज मेयर ऑफ 30 डिग्री। एक ग्राउंड पर एक कार है, क्या है, ग्राउंड पर एक कार है। उस कार पर बेटा जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, वो बन रहा है 30 डिग्री का। फिर इसको हम यहाँ से इसके साथ मिला देते हैं, ये कार है, ये कार पर पहुंचा बेटा, ये 30 डिग्री का है बेटा। आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनता है, इस जगह पर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हम इसके बजाय यहाँ पर ही ले लेंगे, तब भी आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बेटा कार पर 30 डिग्री का बन रहा है वो यहाँ ले लेते हैं। फिर आगे हमसे कहा गया कि अबाउट हाउ फार इज द कार फ्रॉम द बिल्डिंग। क्या बताएं कि वो कार है वो बिल्डिंग से कितनी दूर है। बेटा ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग से ये कार है, कार कितनी दूर है, तो बेटा हमने ये वाला हिस्सा मालूम करना है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो इसको हमने नाम भी दे दिया ABC। तो बेटा अब कौन सा यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा, 10 लगेगा, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर है और नीचे आपके पास बेस है। तो बेटा यहाँ से लगा देंगे हम 10 30 डिग्री इक्वल में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बेटा। 10 30 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन रेडिकल 3 के। परपेंडिकुलर में हमारे पास आ रहा है 25 और बेस में आ रहा है x, जो कि हमने फासला मालूम करना है कि कार बिल्डिंग से कितनी दूर है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बंदा x हो जाएगा और 25 को मल्टीप्लाई करवा देंगे रेडिकल 3 के साथ, तो ये सही कैसे हो जाएगा। फिर बेटा 25 मल्टीप्लाई बाय 1.732 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेडिकल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है। तो बेटा जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 43.30, ठीक है ना, मीटर। लेकिन अब आप अगर बुक में देखेंगे तो बुक में तो ये वाला जवाब नहीं है, बुक में तो जवाब क्या है, दूसरा है, 14.43 समथिंग इस तरीके से कुछ है। तो बेटा ये जो हमें वैल्यूज मिली हुई है ना इस सवाल के अंदर, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल मिला है, ये 25 और ये मालूम करना है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जवाब ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, 43.30 मीटर ही आएगा। अगर हम देखते हैं कि बुक वाला जवाब किस तरीके से आएगा, फिर यहाँ पर बेटा बुक में मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था 60 डिग्री का एंगल। कितने का होना चाहिए था, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल यूज करेंगे, यहाँ पर आप 1060 लगाएंगे, फिर उसका जवाब जस्ट रेडिकल 3 आएगा, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका बुक वाला जवाब आ जाएगा 14.43 कितना है वो वाला, ठीक है ना बेटा। अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो फिर एंगल चेंज करना पड़ेगा, 60 लगाना पड़ेगा, फिर ये वाला आपका आंसर आ जाएगा जो बुक में है, ठीक है। अगर आप यही यूज करते हैं 30 डिग्री का, फिर आपका ये वाला जवाब बिल्कुल सही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, a ladder is placed against a wall making an angle of 60 degree with the floor and reaching a height of 60 decimeter. Find the length of the ladder. बेटा वही जैसे बम्बू वाला सवाल हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से कि एक लेडर एक सीढ़ी है वो हम लगाते हैं एक दीवार के साथ, ठीक है ना। तो वो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द फ्लोर। तो बेटा देखें अब हम एक दीवार बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक दीवार हो गई और इसके साथ हमने ये एक सीढ़ी लगा दी, ठीक है ना, ये सीढ़ी लगा दी। तो बेटा ये फ्लोर ये आपका यहाँ पर आ गया फर्स्ट, यहाँ पर बेटा ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। और ये जो पहुंच रही है एंड रीचिंग अ हाइट ऑफ 60 डेसीमीटर, और ये कितने ऊपर पहुंच रही है, 60 डेसीमीटर आप इसकी हाइट है जहां पर ये सीढ़ी पहुंच रही है वाल पर, ठीक है बेटा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। मालूम क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। आपकी जो सीढ़ी की लंबाई है बेटा वो आपने मालूम करनी है। तो ये हमने नाम दे दिया इस तस्वीर को ACB का। बेटा यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से ये यूज करें साइन, तो बेटा ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो साइन यूज होगा, ठीक है ना, इस एंगल के हिसाब से। तो बेटा यहाँ से हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, ये यूज होगा। और बेटा साइन 60 डिग्री बराबर होता है रेडिकल 3/2 के। परपेंडिकुलर में हमारे पास आ रहा है 60 और हाइपोटेन्यूस में आ रहा है x। तो बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा x रेडिकल 3 इक्वल 120, ठीक है ना। 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा ये हो जाएगा 120 और x को रेडिकल 3 से किया तो ये आ गया। अब जब x की वैल्यू मालूम करनी है तो बेटा 120 के अपॉन में आ जाएगा रेडिकल 3, ठीक है, रेडिकल 3 अपॉन में आ गया। इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि 120 डिवाइडेड बाय 1.732, इस तरीके से बेटा ये आ सकता है। तो बेटा x का जो हमारे पास जवाब आएगा ना वो आएगा, तो बेटा इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 69.28 डेसीमीटर, ठीक है ना बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो चुका। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि अ काइट इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। एक काइट है बेटा, एक पतंग है वो उड़ रही है, ठीक है ना, और उसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो बेटा यहाँ पर हम बनाते हैं एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये आपकी पतंग इस तरीके से उड़ रही है और ये बेटा ग्राउंड से आपका जो एक एंगल बना रही है वो बना रही है 45 डिग्री का, कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है। क्या कहते हैं आगे, अबाउट 70 मीटर्स ऑफ स्ट्रिंग
जो बेटा उसका डोर है ना, पतंग का जो डोर है वो है 70 मीटर का। कितने का है? 70 मीटर का उसका डोर है। हैव बीन लेट आउट इग्नोरिंग द सेग इन द स्ट्रिंग, मतलब जो उसका झोल है, जो उसका कर्व आ रहा है डोर के अंदर, उसको आपने इग्नोर करना है। उसके अलावा 70 मीटर में वैल्यू दी गई है, ठीक है। 45 डिग्री का वो एंगल बना रहा है ग्राउंड से, और जो उसकी डोर है बेटा वो 70 मीटर है। अब कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, आपकी जो काइट की हाइट है ना बेटा ग्राउंड से, वो आपने मालूम करनी है कि वो कितनी है, ठीक है बेटा। ओ ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो खैर है। ये बेटा आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये तस्वीर आपकी बन गई। अब आप कौन सा मतलब मालूम करनी है साइड, ये आपने कि वो कितनी ऊंचाई पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, मतलब ये जो काइट है ना इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, ये मालूम करनी है। मतलब आपने B2C आपने मालूम करना है। तो बेटा क्या लगेगा? साइन लग जाएगा, क्योंकि सामने वाली परपेंडिकुलर है और ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? यहाँ पर साइन यूज कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइन 45 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन रेडिकल 2 के, और परपेंडिकुलर में हमारे पास x आ रहा है और हाइपोटेन्यूज में आ रहा है 70 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा x रेडिकल 2 इक्वल 70/70। तो बेटा x को मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 70 अपॉन रेडिकल 2। तो बेटा 70 अपॉन रेडिकल 2 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, रेडिकल 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.414, ठीक है। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करवा देंगे 70 को 1.414 से, तो बेटा हमारे पास जवाब आ जाएगा 49.497, ठीक है बेटा। तो ये हमें वैल्यू मिली हुई थी मीटर के अंदर, तो यहाँ पर भी हम मीटर लिख देंगे जवाब में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ चुका है। तो बेटा बुक के अंदर लिखा हुआ है 49.5, मतलब अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा बेटा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके लिंक को भी जितना हो सके आप उसको शेयर करें। वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटा आप इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बच्चों को बताएं कि भाई ये चैनल है, यहाँ से हम मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं मैट्रिक क्लास की। और पेपर्स भी बेटा नेक्स्ट मंथ आपके मई में पेपर हैं, तो आप भरपूर तैयारी करें और बच्चों को बताएं ताकि उन्हें भी फायदा हो, ठीक है बेटा। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। अ ट्रक ड्राइव्स अप अ 30 मीटर इंक्लाइन, ठीक है ना। एक ट्रक है वो ड्राइव कर रहा है 30 मीटर इंक्लाइन पर। तो बेटा इंक्लाइन क्या होती है आपके सामने? एक स्लोप टाइप होता है। क्या होता है? एक स्लोप टाइप होता है। तो हम यहाँ से इस तरीके से बना लेते हैं, ये एक आपके पास स्लोप आ गया, ठीक है। ये कितने का है? ये है 30 मीटर का। कितने का बेटा? ये है 30 मीटर का, ठीक है। फिर कहता है कि द एंगल दैट द ट्रक ड्राइव्स अप इज ऑफ 30 डिग्री। तो बेटा ट्रक यहाँ से चढ़ा है ना, वो 30 डिग्री के एंगल पर चढ़ा है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी बना देते हैं। तो ये आपका गया 30 डिग्री का। आपकी बुक में बेटा ये तस्वीर भी बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि टू द नियरेस्ट मीटर हाउ हाई वर्टिकली डिड द ट्रक राइज। बताएं कि ट्रक ऊपर कितना चढ़ा है, राइज कितना गया है ऊपर, कितना चढ़ेगा टू द नियरेस्ट मीटर, ठीक है ना बेटा। तो हम x को कहाँ लिखेंगे, ये हमने साइड मालूम करनी है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ चुका है, और इसका नाम C देते हैं, इसको A कहते हैं और इसको हम B कह देते हैं, ठीक है ना बेटा। तस्वीर कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, कौन सा एंगल लगा, यहाँ से साइन लगा लेते हैं, ठीक है ना। सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये आपकी होगी 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो बेटा यहाँ से लगा देंगे हम साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, और परपेंडिकुलर में हमारे पास आ रहा है x और हाइपोटेन्यूज में आ रहा है हमारे पास 30 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 31/30। अब x को अगर मालूम करेंगे तो बेटा 30 के डिवाइड में आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई से 2 डिवाइड में आ गया, तो 2/2, 2/2, 2/5/10। तो बेटा x का जवाब हमारे पास आ गया है 15 मीटर, ठीक है। तो ये आपका जवाब आ चुका है 15 मीटर। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 मीटर, 15 मीटर नहीं है। तो बेटा 1.5 लाने के लिए क्यों हम ये कहेंगे कि बुक के अंदर मिस्टेक है। ये जो आपकी 30 मीटर की इंक्लाइन है ना, ये 30 मीटर की नहीं, फिर ये 3 मीटर की होनी चाहिए अगर बुक वाला आंसर चाहिए। चलो ये हमने इस तस्वीर के हिसाब से किया, जो बुक में हमें वैल्यू दी गई थी, तो उसके हिसाब से हमारा 15 जवाब आएगा। अगर हम बुक वाला आंसर लेकर आना चाहते हैं तो बेटा ये हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हम 3 लेंगे। चलो इसको भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। बेटा ये हमने लिया साइन 30 डिग्री, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, परपेंडिकुलर में आ रहा है x और हाइपोटेन्यूज में क्या है 30 है, लेकिन हम क्या लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि बुक वाला जवाब चाहिए। तो बेटा यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पर फिर 30 नहीं 3 आएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल 3/3, ठीक है। अगर इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो बेटा x इक्वल 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल 3, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 अब कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा जवाब आ जाएगा 1.5 मीटर। अगर बुक वाला जवाब चाहिए तो बेटा इंक्लाइन 3 की लेनी होगी, अगर हम इंक्लाइन 30 की लेंगे तो बेटा जवाब हमारे पास 15 आएगा। तो बेटा आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुक की जो हमारे पास मिस्टेक्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बेटा भरपूर मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से आप लोगों ने मैथ को पढ़ना है। जितने भी साल गुजर गए 1 से लेकर 9 तक आपने मैथ जैसी भी पढ़ी,
मेरे ख्याल में अच्छी ही पढ़ी होगी आप लोगों ने, लेकिन बेटा इस साल आपने भरपूर मेहनत करनी है। देखिए आपके सामने कोर्स आपका बुक है और मैं आपको सारे के सारे जवाब सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक एक चीज आपको मैं क्लियरली डिस्क्राइब करता हूँ। तो बेटा आपने हिम्मत नहीं हारनी है कि मैथ मुश्किल, बेटा मैथ बहुत ज्यादा आसान है। तो ठीक है बेटा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। उसके जो मेन टॉपिक्स हैं कि मोड है, मीडियन है और अर्थमेटिक मीन है, और आपका जो मतलब कौन सा यूनिट है वो 4 है, 4.1 के अंदर कुछ आपके बाद मेन टॉपिक है बेटा वो समझाऊंगा। और इसके अलावा फिर मिक्स थोड़ा सा सिलेबस चलाएंगे, कुछ 7 चैप्टर के अपलोड करेंगे, कुछ 6 के अपलोड करेंगे और कुछ 4 की, ठीक है, ताकि बच्चों को टेंशन ना हो। जो 6 पढ़ना चाहता है वो 6 यूनिट पढ़ लेगा, जो 7 पढ़ना चाहता है वो 7 पढ़ लेगा, और जो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग पढ़ना चाहता है तो वो वहां से अपने अपने टॉपिक जो है ना वो वॉच कर लेगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।